नमस्कार बच्चों, और एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल NTA नेट सेलेक्ट पॉलिटिकल साइंस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि पिछले टॉपिक में कई बच्चों ने शिकायतें की थी कि सर नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, साफ साफ नहीं समझ में आ रहा है, और मैंने खुद भी अंत में देखा था कि वीडियो अंत तक नहीं चला था। इसलिए आज मैं पुनः से शक्ति संतुलन के लाभ, उसके बाद हम देखेंगे शक्ति संतुलन का ऐतिहासिक विकास, और शक्ति संतुलन के मूल्यांकन को भी आज ही हम देखेंगे। और इसी के साथ आज के दिन में आपका जो शक्ति संतुलन का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो बिना समय गवाए सीधा प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो शक्ति संतुलन के लाभ की हम बात करें, जिसे कि बेनिफिट्स ऑफ दी बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है, तो मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि शक्ति संतुलन की जो व्यवस्था है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शांति तथा सुरक्षा कायम करना है। और शक्ति संतुलन के कारण विश्व में क्या है, सफलता बनी रहती है, सफलता बनी रहती है, यानी कि जो शांति और सुरक्षा है उसकी सफलता बनी रहती है। डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इस शक्ति संतुलन से मुख्यतः दो लाभ बताए हैं। पहला है छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। तो ये महेंद्र कुमार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रख्यात विद्वान हैं, उन्होंने बताए हैं। किंतु अगर हम मोटे रूप में देखें तो शक्ति संतुलन से हमको मुख्यतः तीन लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। किंतु वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ आपको समझा भर देता हूँ कि आखिर है क्या। छोटे राज्यों की स्वाधीनता की सुरक्षा, यानी कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता बनी रहती है। यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो किसी भी राष्ट्र को प्रबल शक्ति होने का क्या है, अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि छोटे राज्यों की स्वाधीनता की क्या है, इससे सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि एक ही राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो पाता है। बहुत कुछ राष्ट्र क्या है, शक्ति संतुलन के माध्यम से जो अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र होने बनने की कोशिश करता है उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और अगर प्रथम शक्ति यानी कि जो अत्यधिक शक्तिशाली राष्ट्र है, या जिसे लगता है मेरे पास शक्ति का संतुलन अधिक है, और वो महत्वाकांक्षी और आक्रमणकारी अगर बन जाता है और किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है, तो जो अन्य राष्ट्र हैं वो संतुलन स्थापित करके शक्ति कुछ एक गठन बनाकर और उस राज्य का मुकाबला कर सकते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि छोटे राज्यों की स्वाधीनता की क्या है, सुरक्षा होती है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है जब उनके ऊपर कोई राष्ट्र अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो किसी दूसरी शक्ति के साथ गठबंधन बनाकर उससे अपनी मदद की गुहार लगा सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो लाभ है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। तो मान्यता है कि शक्ति संतुलन से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है, और बिल्कुल सही बात है, क्यों ना कहीं बनी रहेगी। क्योंकि जब दो राष्ट्र आपस में बराबर शक्तिशाली होंगे तो वो आपस में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई की स्थिति तभी होती है जब एक राष्ट्र अधिक शक्तिशाली होता है और एक राष्ट्र कम शक्तिशाली होता है। तो जो ऊपर के दो लाभ हैं, जो मैंने ये दो लाभ बताए हैं, इनकी आलोचना भी कहीं विचारकों ने की है, और आलोचक यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि शक्ति संतुलन से छोटे राज्यों की स्वाधीनता की क्या है, सुरक्षा होती है। उनका मानना है कि शक्ति संतुलन के जो ये नाम है शक्ति संतुलन, इसके नाम पर राष्ट्रों के समूह एवं गुटबंदियां बनती है, और इन गुटबंदियों के माध्यम से बड़े और छोटे क्या हैं, इन गुटबंदियों के माध्यम से बड़े और छोटे सभी राज्य क्या हैं इसमें शामिल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं अमेरिका का नाटो, जो कि शीत युद्ध के दौरान संगठन बनाया गया था। इसके अलावा सीटो, वार्सा पैक्ट, इस प्रकार के संगठन क्या है, शक्ति संतुलन के नाम पर बनाए जाते हैं। और जो ये सारा शक्ति संतुलन का जोड़ तोड़ होता है और राजनीतिक दाव पेच की जो ये प्रक्रिया चलती है, इसमें
जो गुटबंदियां होती हैं उसमें जो बड़े राष्ट्र होते हैं वही अहम भूमिका निभाते हैं, और जो छोटे राज्यों की स्वाधीनता की बात है वह संप्रभु है या नहीं है यह हम निश्चित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी एक गुट के साथ है, और उस गुट का क्योंकि वो गुट में शक्तिशाली जो राष्ट्र होंगे वह उसके संसाधनों का अपनी इच्छा अनुसार क्या है उसका लाभ उठाते हैं, इसलिए आलोचक जो है उन्होंने क्या है इसको सही नहीं माना है। इसके अतिरिक्त जो आलोचक हैं उनका यह भी मानना है कि शांति को शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शक्ति को संतुलित करने के विचार से ही यह बात ध्वनित होती है कि उसमें आस्था रखने वाला शांति की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो यह भी क्या है एक अन्य आलोचना विद्वानों ने की है कि शांति को शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि शक्ति को संतुलित करने के विचार से ही यह बात ध्वनित होती है कि उसमें आस्था रखने वाला शांति की उपेक्षा किसी अन्य वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो यानी कि जब आप शक्ति को संचित कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति तो आप चाहते ही नहीं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शांति चाहते होते तो आप हथियारों की होड़ में क्यों पड़ते, ये भी आलोचकों का कहना है। तो भले ही आलोचकों का कुछ भी कहना हो, किंतु लास्टली हम मान सकते हैं और हम वर्तमान में देखते भी हैं कि क्या है शक्ति संतुलन के माध्यम से कुछ लाभ जो हैं, जो ये लाभ बताए हैं, इनमें छोटे राज्यों की स्वाधीनता सच में बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण होता है, क्योंकि दो राष्ट्र आपस में टकराने की कोशिश नहीं करते हैं। जो अंतिम लाभ है शक्ति संतुलन का वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। तो शक्ति संतुलन का जो अंतिम लाभ है वह यह है कि इसके द्वारा क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व बना रहता है। ओपनहीम एक विद्वान हुए हैं, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य अवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति का क्या है संतुलन हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों की सहमति द्वारा मान्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है। अतः शक्ति संतुलन द्वारा ही क्या है किसी राष्ट्र को सर्वशक्तिमान होने से रोका जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को संचालित करती हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के भीतर सभी विश्व के राष्ट्र आते हैं, किंतु कभी भी वो उन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर देते हैं। इसलिए एक राष्ट्रों का शक्तिशाली होना आवश्यक है, ताकि क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को बनाया रखा जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उस राष्ट्र को दंड दिया जा सके। तो ये तो थे इसके लाभ। शक्ति संतुलन का थोड़ा सा विकास देख लेते हैं हम, क्योंकि जब तक आप शक्ति संतुलन के विकास को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो कि शक्ति संतुलन का विकास कैसा रहा है। थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स को हम इसमें देख लेंगे। तो लगभग जो शक्ति संतुलन का प्रारंभ था वो 15वीं शताब्दी से हम मान सकते हैं, और उस दौरान में इटली के जो राज्यों की राजनीति के परिचालन में क्या है इस सिद्धांत का प्रयोग होता था। इटली जो कि यूरोप का एक राज्य है, तो उसके आसपास के जो राज्य थे और इटली के भीतर, क्योंकि आप जानते हैं इटली का एकीकरण भी बाद में हुआ था, तो उसके भीतर जो राज्य थे तो उसमें भी क्या है ये शक्ति संतुलन व्यवस्था हमको देखने को मिलती थी। इसके बाद मैकियावेली ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, आप सभी जानते हैं उस पुस्तक का नाम प्रिंस पुस्तक लिखी है, और उस प्रिंस पुस्तक में भी मैकियावेली ने क्या है तत्कालीन समय में जो शक्ति संतुलन था उसका क्या है विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में हमको ये देखने को मिलता है फ्रांस और हैब्सबर्ग के बीच अभिभावी शक्ति संतुलन क्या है चलता था। 16वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस और हैब्सबर्ग ये दो राज्य थे, इनके मध्य हमको शक्ति संतुलन यानी कि शक्ति की होड़। आपको मैंने पहले भी बताया था कि शक्ति संतुलन को हमको दो अर्थों में देखना होगा, एक शक्ति बराबर हो और दूसरा
शक्ति को बढ़ाने की कोशिश, इस दो रूपों में हमको देखना है शक्ति संतुलन को। तो जहाँ जिस रूप में ये आ सकता है आपको उसे वहाँ उसी रूप में देखना है, या आपको समझ विकसित करनी होगी कि कहाँ शक्ति संतुलन कौन से रूप में अस्तित्व में है। तो उसके बाद 1648 में जो वेस्टफेलिया की संधि हुई थी, एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी 1648 में। इसके माध्यम से भी क्या है, शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास यूरोप में किया गया था। क्योंकि जब लुई 14वां 1643 से 1715 के मध्य जो शासक रहा है फ्रांस का, संतुलन के अस्तित्व को क्या थी उसने चुनौती दी थी, और इस कारण अनेक युद्ध हमको यूरोप में देखने को मिले थे। तो ये क्या है, इसका क्रम है। तो हम लगभग 19वीं शताब्दी से पूर्व जो भी शक्ति संतुलन है, आपको ये इतिहास की किताबें, इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ शक्ति संतुलन से आप घटनाओं को जोड़ सकते हैं। तो सारे के, चाहे वो 1815 का वियना कांग्रेस हो, उसके बीच मुख्यतः यही है 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी, इसके माध्यम से भी क्या है, शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, शक्ति संतुलन का विकास है। हाँ, 19वीं शताब्दी के बाद यह पूरे विश्व में आता है, उससे पूर्व क्या ये था, ये यूरोप तक ही सीमित था। तो इसका विकास को हम यूं, मैंने वैसे पहले भी बताया था आपको कि ब्रिटेन ने 15वीं से 19वीं शताब्दी तक यूरोप में मुख्य रूप से क्या है, उसकी नीति रही है, उसने शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, और जहां भी उसे कमजोर राष्ट्र लगता वो उसके साथ मिलकर दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र जो बनने की कोशिश कर रहा है उसको चुनौती कह सकते हैं, या शक्ति संतुलन स्थापित करने की प्रयास करता था। उसके पश्चात अब एक प्रश्न आता है अंत में कि शक्ति संतुलन का मूल्यांकन क्या होगा। तो शक्ति संतुलन के मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो हमको इसमें यह देखना होगा कि कौन से विद्वान हैं जो इसका समर्थन करते हैं और कौन से विद्वान हैं जो इसका आलोचना करते हैं। मूल्यांकन रूप से यही चीज़ें इसमें आएगी कि क्या वास्तव में अब शक्ति संतुलन की हमको आवश्यकता है, या शक्ति संतुलन वास्तव में जो इसकी भूमिका है वो उसका निर्वहन कर पा रहा है या नहीं। तो कुछ विद्वान साथियों के इसमें कथन है, जैसे कि आइनिस क्लाइड के महोदय हैं, उनका कथन है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत के सफल क्रियान्वयन के लिए क्या है, कुछ बातें आवश्यक हैं। जैसे उन्होंने बताया है, पहला, शक्ति थोड़े से स्थानों पर केंद्रित होकर व्यापक रूप से बहुत से राज्यों के बीच विभाजित होनी चाहिए। मतलब शक्ति कुछ एक स्थानों पर, जैसे हमको शक्ति कहाँ दिखती है, अमेरिका के पास शक्ति है, चाइना के पास शक्ति है, ब्राज़ील के पास ब्राज़ील तो उतना शक्तिशाली नहीं है, हमको जर्मनी के पास शक्ति दिखती है, जापान के पास शक्ति दिखती है, ब्रिटेन के पास शक्ति दिखती है, या यूं कहें जो 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं उनके पास शक्ति देखने को मिलती है, और कुछ जो अस्थायी सदस्य भी हैं, और भारत के पास भी ये तो नहीं कह सकते कि महाशक्तिशाली, पर शक्ति की और क्या है, अग्रसर भारत भी कहीं ना कहीं है। और अगर चाइना और पाकिस्तान जैसी समस्या भारत के पास नहीं होती तो भारत सचमुच में भी एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र आज के देश में होता। इसलिए ही न केवल चाइना और भारत बल्कि संपूर्ण विश्व ने भारत को चाइना और पाकिस्तान में फंसा कर रखा है, और ताकि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र न बन पाए। इसको भी हमको एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्र होने के कारण इस दृष्टिकोण को भी हमें समझना होगा कि चाहे वह कोई भी राष्ट्र हो, हम उसे कितना भी बड़ा अपना मित्र माने, किंतु उसकी जो विदेश नीति है उसका अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। कि विदेश नीति चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, इन सब की विदेश नीति में इन्होंने अलग अलग समय पर कहा है कि 2020 तक, किसी ने 2030 तक, कि संपूर्ण विश्व में क्या है, हम एक महान शक्तिशाली राष्ट्र बनने का प्रयास करेंगे और विश्व को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इन राष्ट्रों की नीतियों को अवश्य समझना होगा, और किसी भी राष्ट्र को अपना मित्र समझने की और किसी भी राष्ट्र को अपना शत्रु समझने की भूल नहीं करनी होगी। वर्तमान में भारत चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस संदर्भ में इन चीज़ों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और आप लोगों ने ही कहा भी था कि इंडिया चाइना पे, तो मैं उस पर
कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे एक क्लास आपकी ले सकूँ। फिलहाल हम बात कर रहे थे आइनिस क्लाइड की। तो दूसरा, ये आइनिस क्लाइड महोदय मानते हैं कि नीति का नियंत्रण उन लोगों के द्वारा होना चाहिए जो कूटनीतिक खेल के चातुर्यपूर्ण या कूटनीतिक खेल के क्या है, चतुर खिलाड़ी हैं, और जो किसी विचारधारा के साथ बंधे हुए नहीं है। यानी कि कोई ऐसा राष्ट्र जो आक्रमण करता है, ऐसे लोगों से क्या है, नीति निर्माण की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नीति निर्माण ऐसे राष्ट्र से होनी चाहिए जो कूटनीतिक खेल के क्या हो, खिलाड़ी हो, कि कौन सा राष्ट्र किस प्रकार की नीति अपना सकता है। और ऐसे ही राष्ट्र को क्या है, और किसी विचारधारा से, चाहे वो पूंजीवादी है, साम्यवादी है, उदारवादी है, व्यवहारवादी है, कोई भी विचारधारा हो सकती है, उससे बंधा हुआ ना हो, ऐसे राष्ट्रों के द्वारा ही क्या है, नीति का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। शक्ति के तीसरा, ये महोदय कहते हैं कि शक्ति के तत्व सीधे साधे स्थायी होने चाहिए। सीधे साधे इसलिए ताकि उनका सही मूल अनुमान लगाया जा सके, और स्थायी इसलिए ताकि उनके आधार पर क्या है, भविष्य की घटनाओं के संबंध में सही अनुमान लगाया जा सके। तो तीसरा ये बताया है इन्होंने। चौथा इनका मानना है युद्ध पर होने वाला खर्च इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से आश्रय न ले सके। तो यह बड़ा ही पेचीदा विचार इन्होंने दिया है कि युद्ध पर होने वाला खर्च इतना अधिक होना चाहिए कि राज्य आसानी से आश्रय न ले सके। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब युद्ध अगर हो जाता है तो दूसरे राष्ट्र को धराशायी करने के लिए आपके पास युद्ध सामग्रियां पूरी होनी चाहिए और युद्ध की पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। यह इनका कहने का अर्थ है, ताकि दूसरा राज्य क्या है, आश्रय यानी कि किसी राष्ट्र की शरण में जाने से पूर्व ही उसको हम पूर्णतः पराजित कर सकें। तो ये संतुलनकर्ता के संदर्भ में क्या है, आइनिस क्लाइड महोदय ने कहा है। उसके पश्चात कुछ आलोचनाएं शक्ति संतुलन की जा सकती है, जैसे कि राज्य को शक्ति संचय के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शक्ति संतुलन के माध्यम से जब हम इसके आदर्श रूप को न देखकर इसके व्यवहारिक रूप को देखते हैं, तो व्यवहारिक रूप में शक्ति संतुलन क्या है, राष्ट्रों को शक्ति संचय यानी कि हथियारों की होड़ में भाग लेने के लिए क्या है, प्रेरित करता है। और कहीं ना कहीं भारत, चाइना, अमेरिका, जितने भी विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं, आप इनको देखते होंगे कि अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने सैन्य बजट में लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये शक्ति संतुलन की होड़ होती है। दूसरी आलोचना इसकी यह की जा सकती है कि शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य भयग्रस्त रहते हैं, क्योंकि जब राष्ट्र शक्ति संतुलन की होड़ में भाग लेंगे, एक राष्ट्र, दूसरा राष्ट्र, सभी राष्ट्र ये चाहेंगे कि मैं अधिक शक्तिशाली रहूं, तो क्या है, हर राष्ट्र को, और जो राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं है, उन्हें भी एक भय अवश्य बना रहेगा कि कोई भी राष्ट्र क्या है, शक्तिशाली बनकर कभी भी क्या है, उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शक्ति संतुलन व्यवस्था में राज्य क्या है, भयग्रस्त रहते हैं, और ये इसकी विद्वानों ने आलोचना की है। उसके अलावा जो तीसरी आलोचना है वो है शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं है। और चौथी है शक्ति संतुलन युद्धों का कारण है, शांति का संरक्षण शक्ति के असंतुलन से होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अधिक आलोचनाएं हैं, तो आलोचनाओं पर हमको एक आज क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो चुका है, तो आलोचनाओं पर कल के दिन आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको जो परसों दिक्कतें पेश हो रही थी टॉपिक से संबंधित, वो आज आपकी पूर्ण हो चुकी होगी। नोट्स मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को देखकर वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए इसमें, क्योंकि नोट्स फिर प्रिपेयर करने होते हैं, मैं उन नोट्स को डिलीट मार चुका था, तो इसलिए उतना समय नहीं था, मैंने नोट्स यहाँ नहीं डाले हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलिए।